Hello guys, welcome on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture, we will discuss about the observation method. Now the continued, the next point, that's the merits of observation method. निरीक्षण पद्धति के गुण. निरीक्षण पद्धति के कौन कौन से गुण हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उस निरीक्षण के दौरान हम बालक के किस गुणों को निरीक्षित करते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे. पहला पॉइंट है प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन. निरीक्षण आकस्मिक क्रिया नहीं है, ये एक सुनियोजित और व्यवस्थित की जाती है. इस पद्धति में क्रियाओं को अच्छी तरह से नियोजित और परिभाषित किया जाता है और इसके बाद व्यवस्थित तरीके से व्यवहार का निरीक्षण भी हम कर पाते हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट, रिलायबल एंड स्पेसिफिक. इस पद्धति में इस अर्थ में विश्वसनीय है कि निरीक्षणों की पुनरावृत्ति में लगभग समान परिणाम सामने आते हैं. इसके अलावा यह भी विशेष भी है क्योंकि निरीक्षण की शुरुआत से ही निरीक्षण के बिंदु विशेषीकृत होते हैं और मस्तिष्क के विशेष उद्देश्य के साथ सावधानीपूर्वक उनको लिख सकते हैं. नाउ द इकोनॉमिकल एंड फ्लेक्सिबल. मितव्ययी और लचीलापन. ये एक मितव्ययी पद्धति है. यह सरलतम उपागम का अनुसरण करती है जो महंगे उपकरण सामग्री का प्रयोग सम्मिलित नहीं होता है. इसमें अधिक खर्च नहीं होता है और लचीलेपन के अवयव सम्मिलित होते हैं. निरीक्षणकर्ता निश्चित दशाओं के अनुसार स्वयं को आसानी से समायोजित कर सकता है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सुपरविजन ऑफ टीचिंग. शिक्षण का पर्यवेक्षण. शिक्षा के क्षेत्र में सूक्ष्म शिक्षण, जिसको कि माइक्रो टीचिंग कहते हैं, और दीर्घ शिक्षण मैक्रो टीचिंग की अवधि के दौरान निरीक्षण पद्धति का बहुतायत प्रयोग होता है. यह पद्धति शिक्षक प्रशिक्षण अवधि के साथ साथ प्रशिक्षण शिक्षक के अंतिम मूल्यांकन के दौरान अत्यंत सफल साबित होती है. नाउ द बेसिक ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब होता है प्रयोगों के लिए आधार. बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन. मनोवैज्ञानिकों में निरीक्षण पद्धति प्रयोगों का आधार होती हैं और ये प्रयोग नियंत्रित दशाओं के अंतर्गत एक उद्देश्यात्मक निरीक्षण को अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो सकते हैं. नाउ द स्टडी ऑफ चिल्ड्रेन एंड एनिमल्स. बच्चों और जानवरों का अध्ययन कर सकते हैं. इसके द्वारा उनकी क्रियाओं विशेषताओं का विश्लेषण करने के लिए बहुत से निरीक्षणात्मक अध्ययन किए गए हैं. सामान्य मामलों में बालक के अध्ययन हेतु निरीक्षण का प्रयोग तब किया जाता है जब वे विभिन्न क्रियाओं जैसे खेल और क्रीड़ा नाटकों, सामाजिक सेवा इत्यादि में व्यस्त हो जाते हैं. और जंतु मनोविज्ञान में भी इस पद्धति का प्रयोग जांच और शोध के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में किया जाता है. नाउ द स्टडी ऑफ एक्सेप्शनल केसेस. विशिष्ट मामलों का अध्ययन. गूंगे बहरे बच्चों के मामलों में, गंभीर असामान्यताओं के मामले और पागल व्यक्ति, असहयोगी व्यक्ति के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जो हमारी भाषा को नहीं समझते हैं, केवल निरीक्षण पद्धति उपयुक्त उपकरण हो सकती है. प्रतिभाशाली व्यवहार अध्ययन के मामले में ये पद्धति सफलतापूर्वक प्रयुक्त की गई है. नाउ द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्कूल्स. विद्यालय इमारत, छात्रों, शिक्षकों के भौतिक पक्षों का सामान्य निरीक्षण, भौतिक परीक्षण, मापन, विशेषीकृत मापनों के साथ तुलना के माध्यम से किया जाता है. एक विद्यालय इमारत का अध्ययन, निरीक्षण और ऐसे पक्षों को दर्ज करते हुए निर्माण सामग्री, विभिन्न उद्देश्यों के लिए कक्षों की संख्या, कक्षों का आकार, फर्नीचर, उपकरणों की मात्रा, निश्चित सुविधाओं की उपलब्धता और अनुपलब्धता के आधार पर भी किया जा सकता है. नाउ स्पोर्ट्स एंड गेम्स. खिलाड़ी के व्यवहार का निरीक्षण कोच और चयनकर्ताओं द्वारा खेलों क्रीड़ाओं में उसकी सक्रियता, और ये निरीक्षण खिलाड़ियों के साथ साथ टीम की प्रगति के सुधार का भी आधार करते हैं. एंड द स्टडी ऑफ वर्कर्स एंड एबनॉर्मल्स. औद्योगिक मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धति को कार्य विश्लेषण के समय मजदूरों की कार्यदशाओं का पता लगाने के शारीरिक सामाजिक व्यवहार को सूचीबद्ध करने, सहायक कर्मचारी और प्रबंधकों के साथ उनके संबंधों आदि में प्रभावशाली रूप से प्रयुक्त किया जाता है. असामान्य मनोविज्ञान अन्य क्षेत्र है जहाँ तंत्रिकी और मनोवैज्ञानिक मरीजों का अध्ययन निरीक्षण पद्धति का अनुसरण करते हुए ही किया जाता है. नाउ द डीमेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन मेथड के दोष क्या हैं? सबसे पहला, एलिमेंट्स ऑफ सब्जेक्टिविटी. अधिकांश अध्ययन में विषय परकता के अवयव निरीक्षण को प्रभावित कर सकते हैं. हमारे सामान्य अनुभव दर्शाते हैं कि व्यक्ति भूतपूर्व अनुभव के आधार पर देखता है. निरीक्षणकर्ता अपनी व्याख्या में पक्षपाती हो सकता है. उसकी स्वयं की पसंद नापसंद, मूल प्रणाली इत्यादि होती है और तीव्र व्यक्तिगत रुचियाँ निरीक्षणकर्ता को केवल वही दिखलाती हैं जो वह स्वयं देखना चाहता है. नाउ द लैक ऑफ कॉम्पिटेंट ऑब्जर्वर्स. प्रतियोगी निरीक्षणकर्ताओं की कमी. सुप्रशिक्षित और उत्तम अनुभवी प्रतियोगी निरीक्षणकर्ताओं का अभाव है. प्रतियोगी निरीक्षणकर्ताओं का अभाव निरीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता को बाधित कर सकती है. नाउ द आर्टिफिशियली ऑफ बिहेवियर. व्यवहार की कृत्रिमता. व्यक्ति कई बार जो निरीक्षणाधीन है सचेतन हो जाते हैं
अस्वाभाविक तरीके से व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं, दृष्टिकोण और प्रदर्शन में कृत्रिम तरीकों की कोशिश करते हैं और व्यवहार की मूल रूपता निरीक्षित नहीं हो पाती है। ना तो स्लो एंड टाइम कंज्यूमिंग, समय की खपत वाली पद्धति है, एक धीमी समय की खपत करने वाली और मेहनती प्रक्रिया साबित होती है और विशेष दशा में सामान्य दशाओं में आने के लिए निरीक्षण में अधिक समय लग जाता है। ना तो कॉस्टली अफेयर्स, बहुत महंगी है, कई बार महंगी विधि साबित होती है। जहाँ निरीक्षण करना होता है वहाँ की यात्रा, स्थान, ठहरने, सुझाव, उपकरणों को खरीदने इत्यादि का खर्च भी सम्मिलित करना पड़ता है। नाउ द इंटरनल बिहेवियर, बाध्य व्यवहार के निरीक्षण में निरीक्षण विधि अधिक सफल है, जबकि आंतरिक व्यवहार के अध्ययन में निरीक्षण पद्धति का प्रयोग करा जाना बहुत ही कठिन होगा। प्रोजेक्शन ऑफ बिहेवियर, केवल यही देखता है निरीक्षण करता कि देखना चाहता है जो वह खुद देखना चाहता है। प्रत्यक्षीकरण विकृतता का विषय है, निरीक्षण करता कि व्यक्तिगत रुचि, संवेग, अभिप्रेरणा, पूर्वाग्रह, मानसिक दशा उन्हीं सब का प्रत्यक्ष करवाती है जो वह खुद देखना चाहता है। इसलिए निरीक्षण करता कि स्वयं के व्यवहार को ही प्रतिरूपित कर सकता है। दूसरों के व्यवहार का निरीक्षण कर रहा होगा तो एक पवित्र व्यक्ति यही सोचता है कि प्रत्येक व्यक्ति पवित्र है और एक बुरा व्यक्ति भी यही सोचेगा कि प्रत्येक व्यक्ति बुरा है। नाउ द लैक ऑफ वैलिडिटी, इसकी वैधता को स्थापित करना सदैव कठिन हो जाता है। सभी वस्तुओं को जो भी हम निरीक्षण करते हैं संतोषजनक तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते हैं और निरीक्षण वस्तुओं को परिभाषित अलग करने के प्रयास में हम गलत परिभाषाएं भी दे सकते हैं जिसमें कि इसकी वैधता प्रभावित होती है। नाउ एक्सपेरिमेंटल मेथड, जो सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इस एक्सपेरिमेंटल के मेथड के लिए बहुत से प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों ने बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी हैं जिसके बारे में चर्चा करता हूँ। जेहाद अता अल ने कहा है, एक प्रयोग ही अनुमानों के परीक्षण की पद्धति है। F.S. चोपिन ने कहा है, नियंत्रित परिस्थितियों में निरीक्षण ही प्रयोग है। H.K. आइजेंग के अनुसार एक प्रयोग चरों का योजनाबद्ध निरूपण है। स्वतंत्र अथवा प्रयोगात्मक चर प्रयोग के दौरान पूर्ण निर्धारित दशाओं में प्रभावित होते हैं। फेस्टिंगर और क्रेज ने कहा है, एक प्रयोग के भाव की एक निर्भर चर पर एक स्वतंत्र चर के निरूपण के प्रभाव को देखने के परिभाषित किया जा सकता है। ये फेस्टिंगर और केज ने कहा है। नाउ विल्सन ने कहा है, जो ज्ञात है उसी पर आधारित प्रश्नागत प्रारूप ही प्रयोग है और इसमें सचेतन निर्देश और उद्देश्यपूर्ण निरीक्षण होता है। इस परिभाषाओं के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं कि प्रयोगात्मक पद्धति के नियंत्रित दशा की आवश्यकता होती है जिसमें प्रयोग करता है, नियोजित तरीके स्वतंत्र और प्रयोगात्मक चरों का निरूपण करता है और निर्भर चर पर इसके प्रभाव का निरीक्षण करता है। प्रयोगात्मक पद्धति की 4 आवश्यकताएं, विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं जिसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहली है साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी, उपकरणों से सुसज्जित मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला होनी चाहिए जहां प्रयोग किए जाने चाहिए। नाउ द एक्सपेरिमेंटर एंड सब्जेक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए इसमें 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जैसे प्रयोगकर्ता और विषय। जो व्यक्ति व्यवहार अध्ययन करता है उसे प्रयोगकर्ता कहते हैं और व्यक्ति जिसके व्यवहार का अध्ययन करता है उसे विषय कहा जाता है, जो सब्जेक्ट होता है। मनोवैज्ञानिक उपकरण और परीक्षण, एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग में प्रयोगकर्ता को जांच के अधीन व्यवहार अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षणों और उपकरणों का प्रयोग करना पड़ता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएबल्स। इसमें 3 तरह के वेरिएबल होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंटरवेनिंग वेरिएबल्स। प्रयोगात्मक पद्धति की प्रक्रिया क्या होती है? इसके चरणबद्ध प्रक्रिया के तहत जो पहली प्रक्रिया हम फॉलो करते हैं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या को पहचानना है। प्रयोगात्मक पद्धति में समस्या की पहचान के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रयोगकर्ता अध्ययन के लिए लेने का इच्छुक होता है, जिससे कि प्रयोगकर्ता जो है अध्ययन के लिए लेना चाहता है प्रयोगात्मक पद्धति को। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित दूसरा चरण समस्या को व्यवहारिक शब्दों में परिभाषित करने से संबंधित होता है। समस्या कथन संक्षिप्त, सुव्यवस्थित, स्पष्ट शब्दों में होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, अनुमानों का निर्माण। अनुमान होता है, प्रयोगकर्ता एक से अधिक अनुमानों के निर्माण का प्रयास करता है। एक अनुमान समस्या के समाधान के संबंध में केवल एक कयास, एक ही कल्पना होता है। दूसरे शब्दों में समस्या के लिए सुझावित उत्तर होते हैं जिनका परीक्षण किया जा सकता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, कंट्रोलिंग द कंडीशंस ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये चरण प्रयोग की दशाओं पर नियंत्रण करने के प्रश्नों पर बल देता है।
जैसे बाधित करने वाले और पर्यावरणीय चरों को नियंत्रित करना, प्रयोग के स्थल का निश्चय करना, निर्माण अथवा मापन उपकरणों का चयन और विषयों के बीच अखंडता और सहजता बनाए रखना। 5वां पॉइंट है डिफाइनिंग द पॉपुलेशन और सैम्पलिंग, जनसंख्या और या नमूनों को परिभाषित करना। जनसंख्या के प्रतिनिधित्व के लिए विषयों के नमूने के चयन से संबंधित है ये। नाउ द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, प्रयोग की आवश्यकता और उद्देश्य पर आधारित किसी प्रयोगात्मक प्रतिरूप का चयन करना पड़ता है, जिसमें एकल समूह प्रतिरूप, द्विसमूह प्रतिरूप, बहुसमूह प्रतिरूप और तथ्यात्मक प्रतिरूप होते हैं। नाउ द कैरिंग आउट द स्टडी, चयनित प्रयोगात्मक प्रतिरूप और प्रयोग की योजना का अनुसरण करना बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें चरों को नियंत्रित करना, स्वतंत्र चर का प्रयोग करना, जैसे कि अध्ययन किए जाने वाले चर और सभी अनुसरण किए गए चरणों का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड रखना। इस प्रकार से नाउ द 8th पॉइंट द रिजल्ट्स, प्रयोग करने के पश्चात अध्ययन के अंतर्गत कारकों के परिणामों को सावधानी पूर्वक लिख लिया जाता है। नाउ द एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, आंकड़ों को एकत्रित करने के पश्चात प्रयोग के प्रतिरूप और उद्देश्य के अनुसार परिणामों का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। परिणामों का विश्लेषण विभिन्न सांख्यिकी तकनीकों के विशेषज्ञ उपयोग पर भी निर्भर करता है। नाउ द 10th पॉइंट इज कंक्लूजन, निष्कर्ष परिणामों और उनके विश्लेषण पर आधारित होता है। निष्कर्ष को वास्तविक रूप से अध्ययन के विषयों के नमूने तक बाधित किया जाना चाहिए। निष्कर्षों को अति सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। नाउ द वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द हाइपोथेसिस, परिणाम और इनका विश्लेषण पूर्व निर्मित अनुमानों को या तो प्रमाणित करता है या नकार देता है। प्रयोग के परिणामों की वैधता के लिए प्रयोग की पुनरावृत्ति भी की जा सकती है। नाउ द रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स, अध्ययन के परिणामों की सूचना दूसरों को विस्तार से दी जानी चाहिए ताकि पढ़ने वाले प्रयोगात्मक जांच की उपयुक्तता पर अपने मत और निर्णय दे सके। नाउ द मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड में जो हम पढ़ना चाहते हैं, सबसे पहला गुण जो होगा इसका, सबसे पहली मेरिट है विश्वसनीय और वैध होता है। उसके बाद विस्तृत प्रयोग होता है इसमें। नाउ द 3rd मेरिट है विच्छेदन मूल्य होता है, वैधता होती है, कारण और प्रभाव संबंध की स्थापना होती है, चरों का नियंत्रण होता है, मात्रात्मक मापन होता है, कंप्यूटरीकृत आंकड़ों का विश्लेषण होता है। नाउ द डिमेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड, बाह्य चरों का नियंत्रण, शैक्षिक प्रयोग में बहुत से बाह्य चर दशाओं में विद्यमान होते हैं। कई बार बाह्य चर प्रयोगात्मक प्रतिरूप और प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। एक उपयोगकर्ता इन सभी बाह्य चरों पर नियंत्रण नहीं कर सकता है। आर्टिफिशियली ऑफ बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर को, व्यवहार को कृत्रिम कर लेना। प्रयोग कृत्रिम रूप से निर्मित प्रयोगशाला दशाओं में किए जाते हैं। इस तरह से कृत्रिम दशा प्रवाह अथवा स्वाभाविक दशा से भिन्न होती है। प्रयोगकर्ता व्यक्ति के स्वाभाविक व्यवहार का निरीक्षण करने के बजाय उसे कृत्रिम व्यवहार को ही निरीक्षित कर लेता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दीर्घ और समय की बचत, प्रयोगात्मक विधि समय की खपत। प्रयोगात्मक विधि दीर्घ और समय की खपत करने वाली पद्धति है। इस पद्धति को प्रयोग करने का अतिरिक्त समय नहीं होता है किसी भी टीचर के पास। ये कॉस्टली अफेयर है, महंगी पद्धति है। इसके लिए मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करने और महंगे यंत्रों उपकरणों को खरीदने की आवश्यकता होती है, जिनको विद्यालय प्रशासन वहन नहीं कर पाता है प्रायः। नाउ द लैक ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन, मनोवैज्ञानिक प्रयोग छोटे नमूनों पर किए जाते हैं। छोटे समूहों से अर्जित परिणामों को समझ जनसंख्या पर प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। इस पद्धति में सार्वभौमिक प्रयुक्तता का अभाव होता है। नाउ द लैक ऑफ कवरेज, प्रयोगों को सभी क्षेत्रों और शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र की सभी समस्याओं के लिए नहीं कर सकते हैं। यह शिक्षा मनोविज्ञान की संपूर्ण विषय वस्तु को समाहित नहीं करती है। नाउ द कंटैमिनेशन, अशुद्धता होती है। प्रयुक्त पक्षपात का एक प्रकार है जब प्रयोगकर्ता को प्रयोग में सम्मिलित विषयों के बारे में कोई पूर्व जानकारी नहीं होती है। ये प्रयोगकर्ता की किसी सूत्र पर संतुष्टि कारण हो सकता है जो विषय की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकती है और इसके कारण उसके निर्णय की उद्देश्यता को प्रभावित भी कर सकती है। नाउ द एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स, जानवरों पर प्रयोग किया जाता है। यह भी विवादास्पद है। जानवरों पर अध्ययनों से प्राप्त प्रयोगात्मक परिणामों को मनुष्य के मामले में भी समान रूप से प्रयुक्त किया जा सकता है या नहीं, ये सोचने का विषय है। नाउ द 3rd मेथड इज क्लिनिकल मेथड, उपचारात्मक विधि। गैर सामाजिक व्यवहार, संवेगात्मक विचलन, विशेषीकृत अधिगम कठिनाइयाँ, विद्यालय विषयों में पिछड़ापन और विशेष स्वभाव की व्यवहारिक कठिनाइयों के अध्ययन के लिए किया जाता है। भय, चिंताओं, कुंठाओं और समायोजन के कारकों और स्रोत को समझने में सहायक होती है पद्धति। इसलिए बालक के दुर्व्यवहार के कारणों को इंगित करने से
संबंधित होती है। उपचारात्मक अध्ययन व्यक्ति के समस्त पक्षों का गहनता से अध्ययन करता है और उपचारात्मक पद्धति की निम्नलिखित विशेषता हम बता सकते हैं कि यह पर्याप्त और संपूर्ण आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए, इसके आंकड़े वैध होनी चाहिए, इसका रिकॉर्ड गुप्त रखना चाहिए, इसके आंकड़ों को वैज्ञानिक रूप से विश्लेषित और व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इनकी प्रक्रिया क्या है? प्रोसेस ऑफ क्लिनिकल मेथड। प्रक्रिया मूल रूप से व्यक्ति अध्ययन पर निर्भर करती है। इसमें चिकित्सक व्यक्ति अध्ययन के विकास में निम्नलिखित 2 उपागमों का प्रयोग करता है, जिसमें क्लिनिकल केस स्टडी अप्रोच। क्लिनिकल केस स्टडी अप्रोच में बाल अपराध, संवेगात्मक विचलन, अधिगम कठिनाइयाँ, विद्यालय विषयों में पिछड़ापन और व्यावहारिक समस्याओं में अनुसरण कर सकते हैं। इस समस्याओं से ग्रसित किसी बालक को एक मामला माना जाता है और उसके पूर्व इतिहास के बारे में संपूर्ण सूचनाओं, माता पिता की दशा की जानकारी को एकत्रित करते हैं। इसमें आंकड़े शिक्षक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सक और उसके परिवार, शिक्षकों, मित्रों, उनके पारिवारिक चिकित्सक स्वयं उस व्यक्ति से एकत्रित करते हैं और उपचारात्मक व्यक्ति अध्ययन की तैयारी में सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और निम्नलिखित बिंदुओं में उनको वर्गीकृत करते हैं, जैसे परिचित आंकड़े, आइडेंटिफिकेशन डाटा, बालक का नाम, उनकी आयु और लिंग, माता पिता की आयु, शिक्षा, व्यवसाय, आय, सामाजिक स्तर और बच्चों की संख्या। नाउ द सेकंड इज पास्ट हिस्ट्री। जन्म दशाएं, जैसे कि माता की गर्भावस्था अथवा बालक के जन्म के दौरान कोई घटना तो नहीं हुई थी, जन्म के बाद बालक का विकास कैसा था, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक, और माता पिता का स्वास्थ्य और बालक का माता पिता के साथ संबंध और परिवार के अन्य सदस्य के साथ, और कोई शारीरिक क्षति, मस्तिष्क क्षति और बीमारी तो नहीं है, माता पिता की मृत्यु हुई या बालक की उपलब्धियों और असफलता हुई, और बालक की वर्तमान दशा। सेकंड पॉइंट, इसमें शारीरिक दशाओं के बारे में, जैसे उसकी ऊंचाई, वजन, बीमारी, चिकित्सकीय परीक्षा के परिणाम, मानसिक दशा में बुद्धि, लब्धि, दृष्टिकोण, और सामाजिक दशा में गृह वातावरण, विद्यालय वातावरण, मित्र और पड़ोसियों के प्रकार। इसके बाद संवेगात्मक दशा देखते हैं, द्वंद्व चिंताएं, भय, स्वभाव और दृष्टिकोण, विद्यालय उपलब्धियों में अकादमिक प्रगति और सागामी क्रियाओं में प्रभाविता, और रुचियों को भी इसमें ध्यान रखते हैं, जैसे व्यक्तिगत रुचि, सामाजिक रुचि और व्यावसायिक रुचि। नाउ द विकासात्मक व्यक्ति अध्ययन उपागम। डेवलपमेंट केस स्टडी अप्रोच में अध्ययन को व्यवहार अध्ययन की आनुवांशिक पद्धति होती है और इसके माध्यम से आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए इस प्रकार का अध्ययन करते हैं कि सबसे पहले लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज़। इसमें बालक के जन्म से परिपक्वता तक के और विशेष आयु तक का अध्ययन करते हैं और उसके व्यवहार के संबंध में अनुमानित कार्यों का अध्ययन भी करते हैं। इसकी तकनीक का प्रयोग बालक की शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक विकास की विशेषताओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। नाउ द क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ करते हैं। इसमें विशेष पक्षों के विकास का अध्ययन करने के लिए विभिन्न आयु स्तरों के नमूनों का चयन करते हैं। इसके माध्यम से हम बालक की विभिन्न आयु स्तर, विकासात्मक विशेषताओं, संवेगात्मक और सामाजिक समस्याओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। नाउ द मेरिट्स ऑफ क्लिनिकल मेथड। नाउ द वेराइटी ऑफ केसेस। फर्स्ट पॉइंट, वेराइटी ऑफ केसेस। निम्नलिखित प्रकार के मामलों के अध्ययन करने में बहुत ही उपयोगी, जैसे कि डेलिक्वेंट बिहेवियर, रीडिंग डिसेबिलिटी, स्टरिंग, स्टैमरिंग, इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, बैकवर्डनेस इन क्लास सब्जेक्ट, बाल अपराधी व्यवहार, पढ़ने में अयोग्यता, हकलाना, तुतलाना, संवेगात्मक विचलन, विद्यालय विषयों में पिछड़ापन। नाउ द काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ये पद्धति कुसमायोजित समस्यात्मक व्यवहार के कारणों और उपचारात्मक प्रक्रिया के सुझावों को स्थापित करने में उपयोगी सिद्ध होती है। एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। उपचारात्मक पद्धति से अर्जित परिणाम मार्गदर्शन और परामर्श के आधार होते हैं। नाउ द डायग्नोस्टिक यूज़। ये भय, दुख और चिंताओं कारणों का विच्छेदन करती है। नाउ द इंडिविजुअलाइज्ड मेथड। ये व्यक्तिवादी पद्धति है और व्यक्तिगत मामलों के उपचारों में इसका सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। नाउ द स्पेशल लर्निंग डिसेबिलिटीज़। बालकों की विशेष अधिगम अयोग्यताओं से संबंधित और उसके अनुसार ही सहायता प्रदान करती है। पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट व्यक्तित्व समायोजन के संबंध में बहुत ही सफल है। नाउ द वाइडर एप्लीकेशंस। ये विस्तृत रूप से प्रयुक्त होती है। उसको चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक, मनोशास्त्रियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और शिक्षक द्वारा बालक मार्गदर्शन चिकित्सालयों और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामान्य विद्यालय दशाओं में भी प्रयोग किया जाता है। अब द डिमेरिट्स ऑफ क्लिनिकल मेथड। उपचारात्मक पद्धति के दोष क्या हैं? लैक ऑफ एप्लीकेशन। शिक्षा मनोविज्ञान की तुलना में उपचारात्मक मनोविज्ञान में अधिक लाभदायक और उपयोगी हैं। ये दीर्घ पद्धति है, यह अत्यधिक लंबी और समय खपत करती है, महंगी है
और तकनीशियन और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसकी की संस्था से उपलब्ध नहीं हो पाती है। नाउ द विषय परकता के तत्व, इसमें विषय परक तकनीक है जो व्यक्ति अध्ययन की तैयारी करता है, अपने स्वयं के विचारों, दृष्टिकोणों, चिंतन, मतों और समस्याओं को सूचना तैयार करते समय प्रस्तुत कर सकता है। लैक ऑफ वेरिफिकेशन, प्रमाणीकरण में इसमें प्रयोगात्मक प्रमाणीकरण के गुण का अभाव हो जाता है और निरीक्षणात्मक तकनीकों पर निर्भर करती है। लैक ऑफ वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, वैधता और विश्वसनीयता का अभाव होता है। इस पद्धति में व्यक्ति के विवरणात्मक जानकारी को उसके माता पिता, शिक्षक, मित्र और स्वयं व्यक्ति से एकत्रित ही करता है। इन सभी स्रोतों से एकत्रित सूचनाएं सत्य भी हो सकती हैं और नहीं भी। ऐसी सूचनाएं व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने में विश्वसनीय नहीं हो सकती हैं। तो गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया, सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।